कंसिस्टेंसी प्लस सेल्फ बिलीफ आपको इस रेस में विनर बना सकता है। हर सब्जेक्ट की सेम स्ट्रैटेजी है, पहले सिलेबस कंप्लीट करो, देन प्रैक्टिस करो, देन रिवीजन करो, देन मॉक्स। एसएससी सीजीएल का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए आइडियली, अगर कोई एवरेज बच्चा है बीए बीएससी करके आया है? आपने 2-3 महीने लगाए, आपने फिक्स कर लिया अपने सोर्सेज कि मुझे इस बुक से पढ़ना है, इस टीचर को फॉलो करना है, तो लास्ट तक उसी टीचर तक रहिए। आप जैसे घंटों के हिसाब से पढ़ते थे कि मुझे दिन में 8 घंटे पढ़ना है कि 10 घंटे, या फिर टारगेट के हिसाब से आपकी पढ़ाई होती थी कि भाई मेरा आज का ये टारगेट है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा मैं नहीं सोऊंगी तब तक? जो वर्ड याद नहीं होता था, बहुत बारी रिवीजन कर ली, तब भी याद नहीं हो रहा, सामने चिपका लेती, जब तक वो याद नहीं होगा वो आंखों के सामने रोज रहेगा। तो बिगनर्स बच्चों को या फिर जो तैयारी में फंसे हैं, 1-2 साल हो गई नहीं हो रहा है, कौन सी गलतियां हैं उनसे बचना चाहिए कि भाई ये गलतियों से दूर रहो तो आप सिलेक्शन ले पाओगे? हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं एसएससी फैक्ट्री पर। आज हमारे साथ साक्षी गावा हैं, एसएससी सीजीएल 2025 से सिलेक्टेड हैं, एएसओ एंड सीएसएस इनको मिला है। तो जानेंगे आज इनकी जर्नी किस तरीके की रही, क्या इनके स्ट्रगल्स रहे, किस तरीके से इन्होंने एसएससी सीजीएल को क्रैक करा और इतनी अच्छी पोस्ट ली, जो कि आप सभी लोगों का सपना होता है कि पूछते रहते हो कमेंट बॉक्स में कि सर एएसओ कैसे बनते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं। तो आज पूरी स्ट्रेटजी जानेंगे। आप अगर ये पॉडकास्ट एंड तक देखोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा वैल्यूएबल जरूर लेके जाओगे जिससे आपकी आने वाली जर्नी में थोड़ी हेल्प होगी और आसान हो जाएगी जर्नी। तो एंड तक बने रहना। आप सभी लोगों के कोई भी डाउट होते हैं, कोई भी आपकी समस्या चल रही है ज़िंदगी में, आप कमेंट करके पूछिए, डायरेक्ट डीएम करिए, हम टाइम टू टाइम आपको गाइड करते रहते हैं। बाकी आप टॉपर बेंच एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ आप सभी लोगों के लिए हमने फ्री मेंटरशिप का भी प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है, तो वहाँ से भी आपको बहुत हेल्प होगी। तो साक्षी, स्वागत है एसएससी फैक्ट्री पर। थैंक यू सर। एंड थोड़ा आप अपने मुँह ज़बानी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए एक बार सभी बच्चों को। मेरा नाम साक्षी गाबा है और मैं दिल्ली से हूँ। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मुझे सीजीएल 2025 के थ्रू एएसओ इन सीएसएस मिला है, जो कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। एंड 10th एंड 12th मैंने दिल्ली से ही करी है एंड ग्रेजुएशन मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी किरोड़ीमल कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स से रही है। सो नॉर्मल एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है। ओके। और मैं पढ़ाई में शुरू से अच्छी थी। 10th में भी 95% एंड 12th में भी 96%। तो शुरू से ही पढ़ाई में इंटरेस्ट था, तो ऐसा लगा कि सीजीएल क्लियर हो जाएगा। शुरू से कॉन्फिडेंस था कि टाइम ज़्यादा लग सकता है बट क्लियर तो हो जाएगा। ओके। और ओके, अगर जैसे मैं इस एग्ज़ाम के अलावा कुछ बात करूँ तो और भी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया आपने, उनका क्या रिजल्ट रहा? नहीं, एसएससी ही देखा था। कॉलेज के टाइम पता चला कि एसएससी में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी देखा था और एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ। तो सीजीएल ही क्लियर हो गया, तो उसके बाद कोई और एग्ज़ाम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, कितना टाइम लगा आपको ये जब से तैयारी शुरू करी और फाइनल आपका जब एग्ज़ाम हुआ सीजीएल 25 का, वो कितना टाइम पीरियड लगा आपको पूरा तैयारी में? मुझे 2.5 साल लगे। मैंने 2023 जून से तैयारी स्टार्ट करी थी एंड जनवरी 2026 में तो पेपर हो गया, तो 2.5 साल लगे टोटल। 2.5 साल लगे। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि 6 महीने में सीजीएल का पूरा सिलेबस कर सकते हो आप, 6 महीने में सिलेक्शन भी ले सकते हो। क्या लगता है इस एसएससी सीजीएल का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए आइडियली, अगर कोई एवरेज बच्चा है बीए बीएससी करके आया है? अगर बिल्कुल नॉर्मल बैकग्राउंड है, जैसे आप बता रहे हो नॉर्मल बीए करी है, तो 1 साल तो सिलेबस कंप्लीट करने में लगता है। सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट, मैथ्स अपने आप में 6 महीने लेती है, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सब करने में इकट्ठे 1 साल तो पूरा लगता है सिलेबस करने में। अगर अच्छा बैकग्राउंड है, ऑलरेडी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रखी है, तो 6 मंथ्स में सिलेबस क्लियर हो सकता है। बट सिर्फ सिलेबस क्लियर करना ही पॉइंट नहीं है एसएससी में। एसएससी में मॉक्स बहुत देने पड़ते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। सिलेबस हर कोई कवर कर सकता है बट उसके लिए प्रैक्टिस, उसके लिए स्पीड एंड एक्यूरेसी रखना, विद इन द प्रेशर आपको एग्ज़ाम में परफॉर्म करना होता है, तो उसके लिए आपको बहुत मॉक्स देने हैं। उसमें टाइम लगता है। 1 साल आपकी प्रिपरेशन में, सिलेबस कंप्लीशन में लगता है, उसके बाद 3 से 4 महीने मॉक्स लगाने में। तो मिनिमम मुझे लगता है बिल्कुल नॉर्मल बैकग्राउंड है, कोई पहले एग्ज़ाम नहीं कर रखा, तो 1.5 ईयर तो मिनिमम लगता है। एंड अगर थोड़े बहुत भटक जाते हैं बच्चे, कभी कोई टीचर कभी कोई टीचर, तो अगर बच्चा सीरियस भी है और भटक भी रहा है विदाउट एनी गाइडेंस भी है, तो भी आप ये मत सोचे कि आप नहीं निकाल पाएंगे। आप निकाल लेंगे। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे। जैसे मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी, मैंने खुद से फिगर आउट करा, यूट्यूब देखा, आपकी जैसे स्ट्रैटेजी वीडियो आती थी, अलग अलग टॉपर्स की देखी, फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। जो जिस स्ट्रैटेजी से मुझे अच्छा लगा मैंने वो लिया।
तो फिर 2 ढाई साल लग गए इसीलिए। बट आप 1 डेढ़ साल में निकाल सकते हैं अगर अच्छा है सब कुछ अगर तो। आप भटके नहीं इधर-उधर से। भटके नहीं तो। हाँ, क्योंकि भटकाव बहुत है इसमें, हुँ। कंटेंट बहुत है यूट्यूब पे। अगर आप कोई एक स्ट्रेटजी सर्च करने जाओ तो आपको 100 स्ट्रेटजी मिल जाएंगी। बच्चे उसी में गुमराह रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। राइट। अभी जैसे मैं शुरुआती दिनों की बात करूं, जस्ट आपको पता चला एसएससी सीजीएल जैसा कोई एग्जाम होता है, फिर वो उसके आगे जो 6 महीने होते हैं प्लानिंग करना पूरी, कि भाई कौन से टीचर से पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है, ठीक है, कैसे पूरी तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस क्या है, वो उसी दौर में बच्चे इधर उधर भटकते हैं, है ना। जब एक टाइम होता है कि अब तो सब सारी चीज़ पता है उन्हें, बस टेबल तक आ गए हैं, अब उनको 8 घंटे पढ़ना है सिर्फ, लेकिन उससे पहले जो तैयारी होती है उसमें सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। वो पीरियड कैसा रहा, कैसे फिगर आउट करा सारा कुछ, किससे गाइडेंस ली आपने, कौन से टीचर, मतलब ऑनलाइन कोचिंग ली या फिर ऑफलाइन ली, वो सारा कुछ। साथियों, पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले मेरी 1 मिनट बात सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हमारा 120 डेज का टारगेट जो सीरीज चल रहा है फ्री मेंटरशिप वाला, जिसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हो 120 दिन लगातार, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट 120 दिन में एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो। और उसके बाद सिर्फ आपको रिवीजन करना होता है, पीवाईक्यू लगाने हैं और मॉक टेस्ट लगाने हैं, आप तैयार हो जाते हो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल को क्रैक करने के लिए। लेकिन बहुत सारे बच्चों के डाउट थे और बहुत सारे बच्चे डिमांड भी कर रहे थे कि सर हमें पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, तो हमने एक पेड बैच भी लॉन्च करा है जो 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसमें क्या डिफरेंस होगा पेड और फ्री में, मैं आपको बता देता हूं फटाफट। फ्री में क्या होता है कि हम आपको डेली टारगेट्स देते हैं और एक ग्रुप होता है जिसमें डिस्कशन आप करते हो, उसमें भी हम डाउट लेते रहते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन पेड मेंटरशिप में क्या होगा, इसमें पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी आपको 180 दिन के डेली टारगेट्स दिए जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक। आपका रिवीजन भी प्रॉपर करवाया जाएगा, आपके मॉक टेस्ट एनालिसिस भी करवाए जाएंगे, और आपके लिए हम वीकेंड पर पर्सनल लाइव डिस्कशन रखेंगे जूम पर, और एक नंबर आपको दिया जाएगा जिसपे आप कॉल भी कर सकते हो, आप डाउट वहां भी पूछ सकते हो। बाकी ग्रुप भी होगा आपका, तो सब्जेक्टिव जो भी डाउट होता है, आपको मैथ में कुछ समझ नहीं आ रहा, इंग्लिश में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप वहां पूछ सकते हो, क्योंकि वहां टॉपर भी बहुत सारे होंगे जो ऐड होंगे उस ग्रुप में, आपके डाउट सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये बैच आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन कर लेते हो तो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2027 क्रैक करने के आपके 99.9% चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मैं जितनी मेहनत करूंगा, जितनी हमारे साथ जो टॉपर्स की टीम होगी वो मेहनत करेगी, उतनी मेहनत आप अगर कर लेते हो तो आप 2027 में एक सरकारी नौकरी लेने लायक बन जाओगे, और सरकारी नौकरी लेकर ही रहोगे। तो इस बैच की पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेकआउट करिए। टॉपर बेंच एप्लीकेशन पे आपको फ्री मेंटरशिप भी और पेड मेंटरशिप दोनों मिल जाएगी, और एक व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको और डिटेल अगर चाहिए होगी तो वहां सेंड कर दी जाएगी। बाकी आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी वीडियो सर्च करी कि मैथ्स के लिए कौन से सोर्सेस फॉलो करें। तो मैथ्स के लिए पहले मुझे कोई और टीचर पता चले, देन टीचर्स बदले, एंड एट द एंड मुझे फिर भूतेश सर मिले। बट इसमें बहुत टाइम लगा, जैसे आपने बताया 2 से 3 महीने एक सही टीचर पे आने पे लग गए। अलग-अलग टीचर्स की वीडियो देखी, यूट्यूब वीडियो से पहले हमें एनालाइज़ करना है कि कौन से टीचर के साथ हमारी ट्यूनिंग बैठती है। टीचर सब अच्छे हैं, टीचर कोई बुरा नहीं है। टीचर का पढ़ाने का तरीका भी अलग-अलग हो सकता है थोड़ा-सा, बट वो आपके अकॉर्डिंग है। अगर किसी का अच्छा मैथ्स का बैकग्राउंड रहा है, तो उसके लिए ऐसा टीचर जो फास्ट पढ़ा दे रहा है, जो थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा है, वो बेस्ट है। हर किसी का बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग टीचर उसके लिए सूटेबल है। जैसे मुझे स्टार्टिंग से चाहिए था कि मेरा हाथ पकड़ के कोई मुझे एंड तक लेके चले जाए और सब कुछ उसमें कंप्लीट हो। मुझे इससे नहीं था कि कोर्स का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो मैं कैसे करूँगी। मुझे ये था कंप्लीट एक ही जगह पे मुझे सब कुछ मिल जाए, क्वालिटी मिल जाए, और जो पेपर में आता है मुझे वही रिलायबल कंटेंट मिले। तो फिर मुझे भूतेश सर मिले, तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। पहले 2-3 टीचर्स चेंज करे, पढ़कर देखा 1-1 महीने अलग-अलग चैप्टर्स दूसरे टीचर से, जो कि टाइम वेस्टेज नहीं है। आपको मैंने बोल दिया भूतेश सर, आपको वही फॉलो नहीं करना है। आपको खुद के लिए देखना है, आपको कौन से टीचर अपने लिए बेस्ट लगते हैं। अलग-अलग टीचर्स की वीडियो देखिए, पहले एक चैप्टर किसी परसेंटेज से पढ़ लीजिए, एक से प्रॉफिट लॉस पढ़ लीजिए, आप देखिए आपको क्या सूटेबल लग रहा है। ऐसे मैंने अपने सोर्सेज़ खुद ही ट्राई करके फिक्स करे हैं, मैंने किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करा है। ऐसे इंग्लिश के लिए बहुत सारे टीचर्स हैं, अमन सर हैं, रानी मैम हैं, आप किसी को और को फॉलो मत करो, आप दोनों से एक-एक चैप्टर पढ़ के देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि कौन आपके लिए बेस्ट है। मेरा 2-3 महीने तो ऐसे ही गए टीचर्स को, बट एक बार ये आपने टीचर को फिक्स कर लिया तो उसे चेंज मत करो। आपने 2-3 महीने लगाए, आपने फिक्स कर लिया अपने सोर्सेज़ कि मुझे इस बुक से पढ़ना है, इस टीचर को फॉलो करना है, तो लास्ट तक उसी टीचर तक रहिए साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट बात है जो अभी आपने लास्ट में बोली। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि जो शुरुआती दिन है ना, पहले अपने रिसोर्सेज फिक्स कर लो एक बार। ऐसा नहीं कि फिर बीच में आपने किसी आपके लाइब्रेरी में कोई पढ़ रहा है, उसने बोल दिया कि मैं तो इस टीचर से पढ़ता हूँ, फिर आपके मन में डाउट चला जाएगा कि यार मैं इस टीचर से पढ़ रहा हूँ, ये सही है कि नहीं, फिर आप चेंज करोगे। तो शुरुआत में भले ही 2 महीने ले लो, 3 महीने ले लो, एक बार फिक्स कर लो, फिर आपको पूरी जर्नी में आपको चेंज नहीं करना, फिर उन पे आपको पूरा ट्रस्ट करना, वो टीचर्स पे, और पूरा सिलेबस करके ही उठना है। ऐसा होता है सर कि हमसे हाँ अगर क्वेश्चन नहीं बनते, हम एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं, हाँ फॉर सपोज मैं भूतेश सर को फॉलो कर रही हूँ और मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो हाँ हमें लगता है कि हमारा टीचर गलत है। हाँ, डाउट हम आ जाता है हम एक। लाइब्रेरी में देखते हैं कि वो क्वेश्चन उसने सॉल्व कर लिया, तो मैं अब उसका टीचर फॉलो कर लूँ। हाँ हमें अपने पे ये डाउट नहीं रखना है। जो हमने हमने टीचर को फॉलो कर लिया, आप उसी की शीट्स को बार बार लगाओ। एक बुक को 10 बार ही पढ़ोगे, वो बीट करेगा। आप अलग अलग बुक को पढ़ो, 10 अलग अलग चीज़ों को पढ़ो। तो अपने सोर्सेस पे ट्रस्ट रखो। जिस टीचर को आपने फिक्स कर लिया, आप उसी की शीट्स दोबारा दोबारा लगाओ, आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। हम टीचर उसी टाइम पे चेंज कर देते हैं जब हमें दिक्कत आती है, हमें लगता है हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब टीचर में कमी है। टीचर में कमी नहीं है, आपको खुद प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, तभी आपसे क्वेश्चन होंगे। अच्छा साक्षी, मैं पूरे जैसे 2.5 साल का ये टाइम पीरियड रहा, इसमें कई बार आपको आपके अंदर भी थोड़े से डाउट तो आते ही हैं, डिमोटिवेशन भी आता है कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कभी मॉक में स्कोर बहुत कम रह जाता है, तो एकदम से लगता है यार ये क्या हो गया, तैयारी तो अभी तो सही चल रही थी, अभी मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। थोड़ा डाउट रहता है, थोड़ा 8-9 घंटे पढ़ने के बाद कभी कभी मॉक खराब चला जाता है, तो रोना भी आ जाता है। काफ़ी एस्पिरेंट रोते हुए कि यार पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इस पूरे तैयारी के दौर में ऐसा कोई फेज भी रहा कि जिसमें बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुए, सेल्फ डाउट होने लगा हो? सेल्फ डाउट बहुत बारी हुआ सर, बट जब मॉक देते थे, लो स्कोर आता था, रोना भी आता था, सेल्फ डाउट भी होता था, मन करता था छोड़ देते हैं, इतना इतना 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं तब भी नंबर नहीं आ रहे। बट अपने पे सेल्फ बिलीफ रखा था, तभी हो पाया कंटिन्यू। अगर लो स्कोर आता था तो मैं बहुत रोती थी, बट धीरे धीरे मैंने हम सिर्फ स्कोर को देखते हैं, हम परसेंटाइल नहीं देखते। हम परसेंटाइल देखें, 90 परसेंटाइल आ जा रही है तो फिर 92 भी होगी, 95 परसेंटाइल भी होगी। आप स्कोर को मत देखो, परसेंटाइल को देखो, रैंक को देखो अपनी। क्या पता वो मॉक ही डिफिकल्ट हो, परसेंटाइल आपकी 95 आ रही हो। और अगर परसेंटाइल भी आज कम आ रही हो, तो आप ये देखो, आप लास्ट यस्टरडे से आप बेटर हो आज, टुडे। 1% भी अगर आप में इम्प्रूवमेंट आ रही है उस मॉक को देखे, तो आप नेगेटिव मत देखो उसका कि हमारा लो स्कोर आया। आप ये देखो, आपने वो गलती पेपर में तो नहीं करी, आपको पता चल गया कि आपकी अटेम्प्टिंग में दिक्कत थी, या आपको कंसेप्ट ढंग से नहीं आता था, तो आप उस कंसेप्ट को रिवाइज करो, दोबारा प्रैक्टिस कर लो। अब पर उस मॉक को देने के बाद ये फिक्स कर लो कि ये क्वेश्चन मेरा दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने वो क्वेश्चन दोबारा गलत करा है, इसका मतलब आपका मॉक देने का कोई फायदा नहीं हुआ। फिर आप रो लो या जो मर्जी कर लो, आपके नंबर इंक्रीज नहीं होंगे। ओके। अभी जैसे आपने पूरा रिसोर्सेज आपने फिक्स कर लिए कि भाई मुझे मैथ ये टीचर से पढ़ना है, इंग्लिश ये टीचर से पढ़ना है, फिर इसके बाद ये होता है कि अब टाइम टेबल कैसे, मतलब टाइम मैनेज कैसे करना है पूरा, क्योंकि 4 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने हैं, फिर मेंस में आपका कंप्यूटर भी आएगा तो उसका भी एक प्रेशर रहता है, कंप्यूटर टाइपिंग का। खैर वो तो बाद में आता है जब मेंस का टाइम होता है, पहले आपको प्री क्लियर करना है, तो उसके लिए आपको 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, जीके, जीएस। अब इनको कैसे एक साथ मैनेज करना कि आज भाई मैं 1-1 घंटा सबको देंगे, फिर रिवीजन करेंगे, या फिर 2 घंटा मैं मैथ पढ़ूंगी, 2 घंटा इंग्लिश पढ़ूंगी, फिर उनका रिवीजन करूंगी, नेक्स्ट डे हम 2 सब्जेक्ट और लेके चलेंगे, या फिर चारों सब्जेक्ट पैरेलली लेके चलना है, कैसे मैनेज करा आपने पूरा? सारे सब्जेक्ट्स एक साथ स्टार्टिंग से लेने की नीड नहीं है, इससे आपका माइंड भी ओवरबर्डन्ड हो जाएगा कि सारे सब्जेक्ट स्टार्टिंग से ही पूरे स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले मैंने अपना फेवरेट सब्जेक्ट देखा कि जो मेरे को ईजी लगता हो, जो पढ़ने में भी मज़ा आए, जिससे कि पहले मेरा बैठने का टाइम इंक्रीज हो, मैं बैठ पाऊँ टेबल हाँ पे। तो सबसे पहले मैंने इंग्लिश से स्टार्ट करी, इंग्लिश मुझे अच्छी लगती है वैसे भी, तो इंग्लिश से स्टार्ट करा। देन साथ में 1 महीना पहले इंग्लिश ही करते गए, थोड़ा धीरे-धीरे पहले स्टार्टिंग में 2-3 घंटा भी आप पढ़ पा रहे हो, अभी आपको आदत अगर डालनी है तो काफ़ी है इतने 2-3 घंटा भी। उसके बाद मैथ्स ऐड करी, फिर मैं 2 सब्जेक्ट्स को साथ लेके चल रही थी, इंग्लिश प्लस मैथ्स। धीरे-धीरे रीज़निंग भी ऐड कर ली, तो स्लोली-स्लोली ऐसे इंग्लिश, मैथ्स और रीज़निंग करा। स्टार्टिंग मेरी डे की होती थी कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मैथ्स है, मैथ्स में थोड़ा दिमाग लगाना है, तो मॉर्निंग में मैथ्स कर ली। देन लंच के बाद आफ्टरनून टाइम थोड़ा स्लीपी हो जाता है, नींद आती है, तो उस टाइम पे इंग्लिश कर ली। जो ईज़ी लगता है आपको, आप नींद के बाद नींद आती है तो आप ईज़ी सब्जेक्ट उठा लो, इंग्लिश कर लो। देन रीज़निंग भी ईज़ी कइयों को लगती है तो रीज़निंग कर लो। जीके मैंने थोड़े बाद में उठाई, जब मेरा 50 टू 60%
मैथ्स का हो गया, देन मैंने जीके उठाई क्योंकि मेरा जीके वीक था, तो मुझे पता था मुझे उसमें बहुत मेहनत लगेगी, इतने लंबे-लंबे वीडियोज़ होते हैं उसके। तो धीरे-धीरे ऐड करे, पहले 1 सब्जेक्ट से 2 सब्जेक्ट मिलाए, फिर 3 सब्जेक्ट, फिर मैं अल्टरनेट लेके चलती थी कि एक दिन इंग्लिश मैथ्स कर ली, अगले दिन रीज़निंग मैथ्स और जीके कर ली, क्योंकि रीज़निंग थोड़ा लाइट है तो उसके साथ मैथ्स जीके मैनेज हो जाएगा। तो ये विद द टाइम चेंज होता रहता था शेड्यूल कि अगर कोई अभी मेरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो मैं देन जीके को ज़्यादा टाइम दूँगी, एक बारी मेरा मैथ्स का हो गया तो ऐसे चेंज होता रहता था। ओके। आप जैसे घंटों के हिसाब से पढ़ते थे कि मुझे दिन में 8 घंटे पढ़ना है कि 10 घंटे, या फिर टारगेट के हिसाब से आपकी पढ़ाई होती थी कि भाई मेरा आज का ये टारगेट है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा मैं नहीं सोऊंगी तब तक, चाहे मुझे 10 घंटे लगें 15 घंटे लगें, नो मैटर, ठीक है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई उनका 8 घंटे का टाइम टेबल है कि भाई सुबह उठेंगे 2 घंटे मैथ पढ़ना है, फिर बंद कर देंगे, 2 घंटे मुझे ये पढ़ना है। किस तरीके से आप पढ़ते थे? मैं ना तो पूरे टारगेट के अकॉर्डिंग चलती थी, ना पूरे घंटों के अकॉर्डिंग चलती थी। मैं एक टॉपिक को टाइम डिसाइड कर लेती थी कि ये टॉपिक मुझे अगर 1 घंटे की वीडियो है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 1.5 घंटे में ख़त्म करनी है विद नोट्स। ओके। तो मैं टारगेट्स भी लेती थी और साथ में उसका एक टाइम भी फिक्स कर देती थी। ये नहीं मैं उस एक वीडियो में 2 घंटे, 3 घंटे लगी हुई हूँ, फ़ोकस से नहीं पढ़ रही। मुझे पता है कि 1.5 घंटे में मैंने इस टॉपिक को ख़त्म करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 घंटे खिंच जाएगा, बट उसमें वो टाइम लिमिट में ख़त्म होना चाहिए। और टारगेट्स ही वैसे तो सोचती थी कि ये टारगेट होने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता था कि अगर मेरा एक टारगेट कोई रह गया, तो मैं रो रही हूँ उस पे कि ये मेरा आज कंप्लीट हुआ नहीं। मुझे पता है कि एक टॉपिक पे टाइम ज़्यादा लग गया होगा, मैं पढ़ी तो हूँ ना एटलीस्ट। तो टारगेट वाइज़ ही मेरी रहा है, बट उसको टारगेट को भी एक टाइम दो। ये नहीं आप 1 पेज को, 2 पेज को इतना टाइम दे रहे हो। ये उससे टाइम आपका लिमिट सेट रहेगी तो एक प्रेशर भी रहेगा कि कवर प्रेशर करना रहेगा, है। फ़ोकस रहेगा कि हमें जल्दी से जल्दी इसे निपटाना है। ओके। ओके, अभी हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि भाई कौन सा सब्जेक्ट आपने कैसे करा। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका सबसे, जैसे आपने बताया आपका फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश था, लेकिन ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जिससे बहुत डर लगता था, बोरिंग था कि यार मतलब उसको टालते थे कि कल पढ़ेंगे जीके, इसको? जैसे मैंने बताया जीके। जीके ओके, के हाँ, एंड में शुरू करी थी क्योंकि जीके प्रिपेयर। वास्ट भी और अनप्रिडिक्टेबल है, पता भी नहीं क्या हुँ, आएगा क्या नहीं, हुँ, है ना? शुरुआत में मॉक में भी समझ में नहीं आता कि क्या पूछ रहे हैं। हाँ। ओके, चलिए अब सब्जेक्ट वाइज हम थोड़ा जान लेते हैं कि कैसे मैथ आपने कंप्लीट करा, कैसे इंग्लिश करा, कैसे जीके और रीजनिंग। देन तो मैथ के बारे में बताओ पहले कि मैथ आपने भूते सर से पढ़ा है, राइट? कैसे आपने जैसे कोर्स ले लिया, उनका पेड कोर्स लिया, फिर यूट्यूब से पढ़ा, कोर्स लेने के बाद कैसे क्लासेस कंप्लीट करते थे, नोट्स कैसे बनाते थे, या फिर पीडीएफ पे उनका जो पीडीएफ भी आते हैं वो आपने प्रिंट करा है, कैसे करा पूरा? अ, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हर सब्जेक्ट की सेम स्ट्रैटेजी है। पहले सिलेबस कंप्लीट करो, देन प्रैक्टिस करो, देन रिवीजन करो, देन मॉक्स मॉक्स लगाओ। हर सब्जेक्ट की सेम ही स्ट्रैटेजी है। मैथ्स की बात करें तो सिलेबस मैंने पहले स्टार्ट 1-2 टीचर से करा था, उनका कोर्स भी ले लिया था। अच्छा। तो फिर वो ठीक नहीं लगा, बाद में 1-2 चैप्टर उनसे कर लिए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, फिर एवरेज पे गए तो ठीक नहीं लगा, तो टीचर चेंज कर लिए। तो भूतेश सर का कोर्स फिर मैंने बाय नहीं करा था, टेलीग्राम वगैरह से मिल जाते हैं, तो ओके। फिर उनसे करा। बट कोर्स मैंने पूरा कंप्लीट करा उनका। ये नहीं कि मतलब पे नहीं करा तो ऐसे बच्चे लाइटली ले लेते हैं, पूरा कोर्स ही नहीं कंप्लीट कर पाते आधे बच्चे तो। पूरा कोर्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने भूतेश सर का कंप्लीट करा विद हैंड रिटन नोट्स। नोट्स ओके। बनाने बहुत ज़रूरी हैं। ऐसा ना हो कि आप एक बारी वीडियोस देख रहे हो, आपको दोबारा कुछ रिवीजन करनी है तो आप दोबारा उस वीडियोस हाँ। को ही देख रहे हो। नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, बट ये नहीं कि आप नोट्स में सब कुछ लिखे जा रहे हो जो टीचर बता रहे हैं। क्वेश्चंस उनकी शीट्स में ऑलरेडी होते हैं, आप सिर्फ उनके सोल्यूशन लिख सकते हो। जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है उनके सोल्यूशंस लिखो, और अपने साथ साथ एक शॉर्ट नोट्स की एक छोटी नोटबुक बना के रखो, जिसको कि आप एग्जाम से जस्ट कुछ दिन पहले रिवाइज करोगे या वीकली रिवाइज करोगे। उसमें आपके कंसेप्ट, फॉर्मूलाज, उसमें क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलाज हैं। शॉर्ट नोट्स जो आप बार बार भूल जाते हो, कुछ पॉइंट कंसेप्ट्स होते हैं जिनका फिक्स पैटर्न होता है कि ऐसे ही करना है, तो वो मैं शॉर्ट फॉर्मूला नोटबुक में लिखती थी। और साइड में मैंने शीट्स प्रिंट आउट करवा ली थी भूतेश सर की, और उन्हीं शीट्स को मैं बार बार प्रैक्टिस करती थी। एक बार ही खत्म हो गया, दूसरी बार उन्हीं शीट्स को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। फॉर सपोज आपने परसेंटेज से स्टार्ट करे, कई लोगों को दिक्कत होती है, अगला नेक्स्ट चैप्टर करते हैं पिछला भूल जाते हैं। परसेंटेज आपने स्टार्ट करा, आपने उसके नोट्स बनाए, इसके बाद यानी आप बंद करके रख दोगे फिर नेक्स्ट चैप्टर पे डायरेक्ट आ जाओगे, नहीं। एक बार ही आपने उन शीट्स को सर के साथ साथ करते करते डेली सॉल्व करा है, रिवाइज करा है, डेली तो करना ही है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर से जाने से पहले आपको दोबारा उन शीट्स को लगाओ। आपको कोर्स को वेब सीरीज की तरह नहीं देखना कि आप सिर्फ वीडियोस ही देखते चले गए। आपको पहले खुद क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखना है। 1-2 मिनट अगर आपसे होता है तो खुद ट्राई करो पहले, देन सर का सोल्यूशन देखो। पूरा मतलब उसमें
इन्वॉल्व रहना है, क्योंकि सीखना आपको है भाई। अगर वो कुछ चीज तभी बता रहा, इंटरेस्ट बनेगा सर, क्योंकि जब आप फिर खुद एग्जाम में सीखोगे। आप खुद बैठोगे ना, और हम्म नहीं तो फिर से आपको वीडियो देखनी पड़ेंगी और रिवाइज बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तब वो क्वेश्चन समझ में आएगा। याद रहता है हमने याद। जो गलती करी होती है, जब हम सोचते हैं तो हम बहुत सारे कंसेप्ट हम्म। सोचते हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो आपको क्वेश्चन याद भी ज्यादा रहता है। अच्छा, अभी तो क्या है, टाइमिंग आ गया है ना, आपके टाइम पे तो ये नहीं था 15 हम्म मिनट में 25 क्वेश्चन करना है। हम्म अब इसको आप कैसे देखते हो? अगर आप अभी तैयारी कर रहे होते तो कैसे टैकल करते 15 मिनट में 25 क्वेश्चन वाला? मतलब आपको प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी मैथ का, बट कैलकुलेशन भी आपकी फास्ट होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए क्या ऐसे ड्रिल्स हैं जो बच्चे करें तो ज़्यादा अच्छे से कर सकते? सबसे पहले तो आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन, पाइथागोरस, ट्रिपलेट्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स अप टू 30, स्क्वायर्स भी आपको 50 तक याद होने चाहिए, क्यूब्स 30 तक याद होने चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे, या आप अपने सामने जहाँ बैठते हो वहाँ चिपका लो ताकि वो आपकी नज़रों में रहें। नहीं तो याद ही कर लो, सबसे बेटर है। मतलब रोज उनकी प्रैक्टिस करते रहो, लिखते रहो, सामने टेबल पे भी चिपकाने से वो याद नहीं हो जाएंगे। उसको रोज लिख के प्रैक्टिस करो। आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की भी प्रैक्टिस करनी है। आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म शीट्स देते हैं, डेली कैलकुलेशन शीट्स, उसमें प्रैक्टिस होती है इन सब चीज़ों की। डिवीजन में दिक्कत आती है, पेपर में टाइम लगता है, डिवीजन बहुत ज़्यादा जगह डिवीजन यूज़ होता है, तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। शॉर्ट ट्रिक्स पे मत जाओ कैलकुलेशन की, वो पेपर में टाइम प्रेशर में कुछ याद नहीं आता। जो बेसिक मेथड्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो हम ओरली करते हैं, उसको उसी को फास्ट करने की कोशिश करो। बेसिक कोई अपना बनाओ मतलब स्ट्रेंथ। 20 मिनट आप डेली ऐसा कर सकते हो कि रैंडम नंबर्स उठाओ, 20 मिनट आपको खुद डेली कर लो या सबका शीट से। सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन, डिवीजन, ये सब करके देखना। 20 मिनट आप लगाओ डेली उस पर। हाँ, या तो राइट। खुद से कोई भी रैंडम नंबर ले लो, या शीट्स मिल जाती हैं हाँ टेलीग्राम पे। मॉक टेस्ट भी आते तो हैं कैलकुलेशन वाले, जिसमें बेसिक ड्रिल्स। कैलकुलेशन होती है। और जो न्यू सेक्शनल टाइमिंग आया उसमें 25 में से 25 क्वेश्चन तो डिफिकल्ट नहीं होंगे, 10 क्वेश्चन अभी भी इजी देगा एसएससी। वही रिपीटेड पैटर्न पे होंगे, वन लाइनर होंगे। सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन ढूंढने हैं, आर्ट ऑफ स्किपिंग यूज करनी है। अगर आपको देखते ही जस्ट एक सेकंड में आपको ये आ रहा है कि ये क्वेश्चन तो मैंने पहले कर रखा है, उसका सोल्यूशन एकदम आ रहा है, ये मुझे आता है, उसको उसी को सिर्फ उसी क्वेश्चन को उठाना है। पहले 5 मिनट में 30 सेकंड वाले क्वेश्चन आपको कर देना है। 5 मिनट में 10 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। देन नेक्स्ट 5 मिनट में आपके 7-8 क्वेश्चन और हो जाएंगे मॉडरेट वाले, जो कि आपको आते हैं बट आपने छोड़ दी क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा थी, पढ़ने में टाइम लग रहा है, या उसकी थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा थी। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन आते होते हैं, रिपीटेड पैटर्न होता है बट कैलकुलेटिव होते हैं, तो सेकेंड राउंड में ऐसे वाले क्वेश्चन को करो। उसके बाद भी आपके पास 3-4 मिनट बचेंगे, उसमें आप 1-2 क्वेश्चन भी और खींच लोगे। अगर आप 20-21 क्वेश्चन भी करके आ रहे हो ऐसे सेक्शनल टाइमिंग वाले पेपर में, तो वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। अगर आप वही 25 क्वेश्चन का टारगेट लेके जाओगे कि 25 में से 25 ही करने हैं पहले की तरह, तो आप वो 20 भी नहीं कर पाओगे उस प्रेशर से। आप रिलीफ होके जाओगे कि पहले मैं इजी वाले 10 निपटाऊंगा 5 मिनट में, देन अगले 5 मिनट में मैं 5, 6, 7, 8 और निपटा लूंगा, जितने भी हो पाए आपसे। देन जब वो प्रेशर खत्म हो जाएगा ना कि मैंने 18 क्वेश्चन कर लिए हैं, फिर जो 3-4 मिनट बचेंगे उसमें आप 3-4 क्वेश्चन और निकाल दोगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस हो जाता है कि 18 क्वेश्चन तो हो गए, 18-20 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और बन जाएगा, प्लस हो जाएंगे। वो तो जितना जिसने प्रैक्टिस ज्यादा करी होगी तो 23-24 इतने भी हो सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, उस पर हमें स्टिक नहीं रहना, वहाँ ईगो नहीं अड़नी चाहिए। वहीं 1-2 क्वेश्चन में ही बच्चों का खत्म हो जाता है पेपर अगर कि भाई 2-3 मिनट अगर चले गए आपके तो मतलब बहुत चला गया, 15 बहुत मिनट में ज्यादा। आपका तो 10 ही मिनट बचे और हैं। एक ये ना, अगर आप प्रेशर लेके जाओगे कि मैं तो 25 में से 25 करने थे बट मैं 21 करके आया हूँ, तो नेक्स्ट आगे नेक्स्ट सेक्शन इंग्लिश का है, तो फिर आप उसमें वही प्रेशर कैरी करोगे कि इंग्लिश अच्छी नहीं होगी फिर आपकी। अब वही होगा ना कि हमें लगेगा, बुरा सा लगेगा कि मैं तो मॉक में कर लेता था, इतने कर दिए। तो 20 ही लेके जाओगे ना कि जितने भी करूंगा वो प्लस है, वो पेपर के ऊपर है। पेपर इजी है तो 25 भी हो जाएंगे, मॉडरेट है तो 22-23 होंगे आपके प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, और हार्ड है तो 20 ही 21 ही, क्या पता सबसे बेस्ट अटेम्प्ट हो वो। तो वो प्रेशर नहीं लेके जाना कि इतना तो मैंने करना ही है, अपना बेस्ट देना है, किसी क्वेश्चन में अटकना नहीं है। आता है जस्ट पता चल रहा है देखते ही 1 सेकंड में कि ये तो मैंने कर रखा है सेम पैटर्न पे, पीवाई की वही वन लाइनर है। अगर वो 2-3 लाइन का भी क्वेश्चन है, आपको पढ़ने में टाइम लग रहा है, आपको सोचना पड़ रहा है जरा सा भी कि क्या था, कौन सा मेथड लगाऊं, छोड़ दो उसे फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में देख लेंगे। क्योंकि 3 राउंड में तो आपको पेपर देना ही पड़ेगा। मैथ्स में तो आर्ट ऑफ स्किपिंग ही वही जीतेगा जो ये ढंग से और लगाएगा। दूसरा अभी यहाँ पे ना इंग्लिश, वो उसका रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल बढ़ जाता है, क्योंकि आप रीजनिंग को आप हल्के में नहीं ले सकते। अब सारे बच्चे जहाँ कंपटीशन है वो 50 आफ्टर 50 करेंगे ही रीजनिंग में, क्योंकि 15 मिनट इनफ होता है। वो बच्चे 10 मिनट में भी कर दे रहे हैं, 11 मिनट अब 15 मिल रहे हैं उनको।
तो रीजनिंग भी आपका अगर 50 आउट ऑफ 50 नहीं आ रहा है मॉक में, तो पहले आप वहाँ टाइम दो, पहले रीजनिंग आपका कंफर्म करो, तब जीके जीएस पे जाना है। पता चले जीके जीएस तो वैसे भी अनप्रिडिक्टेबल है, वो उस हिसाब की नहीं आई तो आपका रीजनिंग में भी पूरे नहीं आ रहे हैं, जीके जीएस भी खत्म हो गया। तो आपको रीजनिंग और जो सब्जेक्ट है इंग्लिश है रीजनिंग है जहाँ फुल आ सकता है उस पर ध्यान देना पड़ेगा शुरुआत में। तो रीजनिंग तो वैसे भी मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन 1 जो मेंस में आएगा उसमें तो मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों की कंबाइंड स्पीड चाहिए हमें। रीजनिंग में भी हमारी स्पीड होनी चाहिए, हम सिर्फ प्री को नहीं देख सकते कि हमें 15 मिनट मिल रहे हैं आराम से कर लेंगे, बेसिक से कर लेंगे। मेंस में कैसे करोगे फिर बेसिक से रीजनिंग? तो बाकी तो कुछ ही टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग में, जैसे कि एनालॉजी, नंबर सीरीज, ऑड वन आउट, मिसिंग नंबर और से कोडिंग डिकोडिंग, ये 5 टॉपिक होते हैं जो ज़्यादा बच्चों को दिक्कत देते हैं रीजनिंग में। इन्हीं इन्हीं की मैंने इवन कोचिंग सेंटर पे कमल सर हैं, उन्हीं का कोर्स पूरा पहले कंप्लीट करा था। बाकी जो टॉपिक्स होते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के वो इजी होते हैं। इसी के लिए मेनली हमें टीचर्स की वीडियो बहुत ढंग से देखनी पड़ती है। एक फिक्स पैटर्न पे एसएससी क्वेश्चन देता है, जैसे कि अगर एक फिक्स सीरीज है नंबर सीरीज, उसी पे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, इंटू 11 माइनस 11, यही पैटर्न बार बार यूज हो रहा है। उन पैटर्न्स को आपको पकड़ना है। पीवाईक्यूज मॉक्स दोगे तो आप रीजनिंग मॉक से सबसे अच्छी होती हाँ है। मतलब मॉक तो आपको रीजनिंग का तो फिक्स कर देना डेली, एक 15 मिनट का मॉक सेक्शनल से सबसे बढ़िया डेली देना ही प्रैक्टिस है। होती है, बट ये नहीं कि आप मॉक्स देते जा रहे हो और आप इन 5 टॉपिक आपको पता चल रहा है आप पैटर्न नहीं कर पा रहे, आप 1-2 मिनट ले रहे हो कि इसमें कौन सा पैटर्न हो रहा है, आपको आइडेंटिफाई करने में टाइम लग रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है बार बार मॉक देने का। आपको इन 5 टॉपिक को तो बहुत अच्छे से करना है। बार बार मतलब आपके पास क्वेश्चन आएंगे, उनको बार बार रिवाइज करो, सर्कल लगाओ। एक सर्कल मेथड होता है, जैसे आप मैथ्स में भी आप ये सेम चीज कर सकते हो। आपने एक क्वेश्चन देखा, कोर्स में आप देख रहे हो, उसका आपको अभी नहीं आया, आप एक सर्कल लगा लो। आप दोबारा आ रहे हो उस क्वेश्चन पे, दोबारा रिवीजन के टाइम अभी भी आपको उस क्वेश्चन को नहीं आता करना, दो सर्कल मतलब एक और सर्कल लगा लो, अब 2 सर्कल हो गए। तीसरी बारी आपने फिर करा, अभी भी आपको नहीं आ रहा, वो ज्यादा ही हार्ड क्वेश्चन है, 3rd सर्कल लगा लो। अब आप 4th टाइम उस क्वेश्चन को रिवाइज करने आ रहे हो, ऐसा नहीं पूरा दोबारा हमें सारा रिवाइज करना हो, तो उन सर्कल्ड क्वेश्चन को ही हमें बार बार रिवाइज करना है। मतलब वो हमारे हार्ड क्वेश्चन है, वो हमारा खुद का एक सेट बन जाता है कि मुझे इन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना है। पूरा आपको सारी शीट्स नहीं रिवाइज करनी होती बार बार, 1-2 बारी कर लिया, उसके बाद आपके सर्कल्ड क्वेश्चन रेडी हैं आपको कि बार बार यही रिवीजन करनी है, तभी तो टाइम कम लगेगा, नहीं तो उतना ही टाइम लगता रहेगा बार बार रिवीजन में। देन आप 3rd टाइम आए, आपको वो एक सर्कल हटा लेना। जब आपको वो क्वेश्चन आ गया, 4th टाइम आए, 3 सर्कल थे, 4th टाइम आप आए, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, आप एक सर्कल रिमूव कर दो, अब 2 सर्कल रह गए, दोबारा आओ उस क्वेश्चन पे, जब तक पूरे सर्कल ना हट जाएं आपको वो क्वेश्चन बार बार रिवाइज करना है, चाहे आपको 10 बार ही करना पड़े वो क्वेश्चन। तो रीजनिंग में जैसे हम बात कर रहे थे, वो जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करो। एक शॉर्ट नोट्स बना लो कि ये तो पैटर्न्स यूज होते ही हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में क्रॉस और एक सिंगल लाइन देन क्रॉस, ये वाला पैटर्न हर बार ही आता ही है पेपर में। और रीजनिंग में स्टेटमेंट वाले, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एजम्पशन, ये वाले क्वेश्चन दिक्कत देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन तो एंड में करने हैं, क्योंकि अलग अलग सोचने का तरीका हो सकता है, और मोस्टली एसएससी इन क्वेश्चन के आंसर मार्क्स टू ऑल कर देती है, क्योंकि अलग अलग तरीका है सोचने का। तो मैं क्या करती थी, मॉक आते ही उस क्वेश्चन को देखते ही स्किप, लास्ट में पहले पूरा रीजनिंग गो थ्रू कर लो, लास्ट में क्वेश्चन देखो वो वाले, तब आपका थोड़ा दिमाग अच्छे से चलता है उन क्वेश्चन पे कि बाकी सारे क्वेश्चन हो गए, टेंशन खत्म हो गई, अब दो क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम, 2-3 होंगे, तो फिर स्टेटमेंट वाले लास्ट के लिए छोड़ो। ओके चलिए, मैथ रीजनिंग एक साथ ही हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस कर ली। अभी हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं, जो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट था, शुरुआत भी आपने उसी से करी, राइट? तो इसमें ना थोड़ा डिटेल में बताना कि जैसे वोकैब भी आपको करना है, कॉम्प्रिहेंशन भी करना है और ग्रामर भी आपको करनी है, तो 3 पार्ट में हो जाती है इंग्लिश। तो कैसे पूरा करें, वोकैब कैसे करिए आपने, या फिर जो भी अभी देख रहे हैं वो कैसे करें, ग्रामर कैसे करें, कॉम्प्रिहेंशन के कैसे करें? स्टार्टिंग मुझे लगता है ग्रामर से ही करनी चाहिए, मैंने भी ग्रामर से करी थी, क्योंकि वो फाउंडेशन है इंग्लिश की। ग्रामर के लिए मैंने अमन वशिष्ठ सर का कोर्स लिया था, और मैंने हर कोर्स को फर्स्ट लाइन से लेकर एंड तक कंप्लीट करा, चाहे वो रीजनिंग का था, मैथ्स का था या इंग्लिश का था। जैसे कि मैंने बताया, आपने टीचर फिक्स कर लिया, आपको फिर उन पे अंधा विश्वास करना है, जो उन्होंने पढ़ाया वो पूरा कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। जो कि बच्चे 50% बच्चे इसी में लड़ाई हार जाते हैं, पूरा कोर्स ही नहीं करते, सिलेबस ही नहीं होता बहुत सारे एंड बच्चों वो वही टीचर तो। चेंज करते रहते हैं, अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे, कोई मार्केट में नई पीडीएफ आ रही है वो ढूंढते रहेंगे, आपका कोर्स ही कंप्लीट नहीं है, आपने जो उन्होंने शीट्स दी थी वही कंप्लीट नहीं है। तो ग्रामर के लिए पूरा आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो अमन वशिष्ठ सर को, वो सेंटेंस ब्रेक डाउन करके सब कुछ, नाउन, प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट, बिल्कुल एक एक एक्सप्लेनेशन देते हैं, रूल्स को रटवाते नहीं है वो सर।
तो वो बेस्ट लगता है मुझे। ग्रामर आपकी अमन वशिष्ठ सर से पूरी हो जाएगी, उसी में वो चैप्टर वाइज और मिक्स चैप्टर की प्रैक्टिस भी करवाते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि आपने नाउन पढ़ा फिर प्रोनाउन करा और उसके बाद नाउन के, तो आपने जब उस टाइम प्रैक्टिस करी तो आपको पता है नाउन के ये रूल्स हैं, वही एरर्स हैं। बट जब आप मिक्स्ड करते हो तो आप पहचान नहीं पाते इसमें कौन सा एरर है। तो उसके लिए मिक्स प्रैक्टिस भी सर ने करवा रखी है अपनी कोर्स में, वो बहुत अच्छी है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको ग्रामर में दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने उनकी अच्छे से शीट्स करी हैं तो। उसके बाद आपको रिवीजन डेली करनी पड़ेगी रूल्स की, ये नहीं सर ने करवा दिया, वो कंसेप्ट भी बता देंगे बट आपको खुद तो रिवाइज करना ही पड़ेगा उसे डेली। ये नहीं मतलब तब तक आप ग्रामर को तब तक रिवाइज करो, उस रूल को तब तक पढ़ते रहो जब तक वो आपको रट ना जाए। कोई इसका काउंटिंग नहीं है कि 10 बारी मैंने रिवाइज करा या 20 बारी करा, जब तक वो मुझे रूल याद नहीं हुआ मैं डेली गई हूँ उस रूल पे, देखे हैं मैंने वो रूल्स, बहुत बारी कर लिए, 10-20 बारी तो कम से कम करे ही होंगे। उसके बाद साथ साथ फिर वोकैब भी ऐड करो। पहले आपने ग्रामर का थोड़ा कोर्स कंप्लीट कर लिया 60-70%, देन आप वोकैब धीरे धीरे ऐड करो। आप सब कुछ एक साथ नहीं लेके चल सकते कि रीडिंग भी अभी से शुरू कर दी, एक बिगनर बच्चा बहुत ओवरबर्डनड हो जाएगा वो। तो देन आप वोकैब, सर ने 50 शीट्स डाली है अमन सर ने अपने कोर्स में, उस वो शीट्स में आपको सर ने निमोनिक भी बताया, वोकैब का एग्जाम्पल भी दिया, हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग सब दिया है। आपको उन शीट्स के नोट्स नहीं बनाने, आपको ग्रामर के आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं ताकि आप दोबारा वो वीडियोस को देखने ना हो। एक बार ही देख लिया उसके बाद आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स से रिवाइज करना, उससे आप फास्ट रिवीजन कर पाओगे। बार बार उन्हीं नोट्स को अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स को हम जल्दी रिकॉल कर पाते हैं और ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। वोकैब में आपको नोट्स नहीं बनाने, आपको सिर्फ उनकी वीडियोस देखनी है और उन शीट से रिवाइज करना है। एक बार ये वीडियो देख ली, उसमें वो निमोनिक बता देंगे, या जिसके पास कम टाइम है वो बिना उनकी वीडियो देखे भी वोकैब को सिर्फ उनकी शीट्स देख के जा सकता है। पहले उनकी 50 शीट्स देख ली, अगर आपने उतनी अच्छे से कर ली है, उसी को आप 10-20 बारी करके बिल्कुल घोट के पी चुके हो उन शीट्स को, उसके बाद आप जाके ब्लैक बुक पे आओ। जब आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि इतनी तो मैंने अच्छे से कर ली शीट्स, देन आप ब्लैक बुक में, पूरी ब्लैक बुक भी नहीं पढ़नी है आपको, ऑल A to Z करके आते हैं OWS और A to Z ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिर्फ आपको वो वाले करने हैं A to Z वाले। तो कुछ तो सिमिलर ही होंगे जो अमन सर ने कराए हैं और वो ब्लैक बुक में मिल आपको रहे बहुत होंगे। कम टाइम लगेगा ब्लैक बुक करने में, अगर आप एक बार अमन सर की शीट्स करके आ चुके होगे तो बहुत कम टाइम लगेगा एंड आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, आपको ऑलरेडी बहुत सारी वोकैब आती होंगी तो उससे हमारी कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। बहुत बच्चे बोलते हैं इतनी वोकैब याद नहीं हो रही, तो निमोनिक से जब हम करते हैं तो वो वर्ड को देखते ही उसकी पिक्चर आ जाती है सामने, वो पिक्चर्स भी डालते हैं शीट में, तो वर्ड देखते ही वो पिक्चर याद आता है या हिंट याद आता है, कोई स्टोरी सर ने बताई होती है उससे रिलेटेड, बहुत इजी हो गई थी क्योंकि मेरी वोकैब भी 0 थी, मैंने पूरी उसी से करी है कवर्ड। जो वोकैब याद नहीं होती वो आप अपने सामने टेबल पे जहाँ बैठते हो वहाँ पेस्ट कर लो। मैं जो वर्ड याद नहीं होता था बहुत बारी रिवीजन कर ली तब भी याद नहीं हो रहा, सामने चिपका लेती, जब तक वो याद नहीं होगा वो आंखों के सामने रोज रहेगा, तो एट द एंड आपको याद हो ही जाएगा। ये अपने हाथों पे लिख लो, 1-2 वर्ड जो आपने पढ़े, 5-6 वर्ड होंगे जो आपको याद नहीं होंगे डेली, मतलब हाथों पे 5-6 वर्ड लिखे होते थे कि वो चलते फिरते पूरा टाइम हाथों पे वर्ड दिख रहा है, तो वो अल्टीमेटली याद हो ही जाएंगे आपको 1-2 दिन बाद। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो स्टार्टिंग में आप सब कुछ साथ मत लेकर चलो कि ग्रामर भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कर ले, जब ग्रामर हो गई थोड़ी सी दिन आपने वोकैब भी ऐड कर दी, अब आप रीडिंग के लिए प्रिपेयर्ड हो क्योंकि रीडिंग में भी वोकैब आएगी। अगर आपने वोकैब नहीं कर रखी आपको फिर रीडिंग में दिक्कत आएगी, आपको वर्ड्स ही नहीं समझ आएंगे, तो फिर बच्चे कहते हैं कि रीडिंग नहीं हो रही। पहले मैंने निमिषा बंसल मैम से इनकी वीडियोस आती हैं एडिटोरियल की, उसमें वो तरीका बताते हैं कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रीड करना है, एनालाइज करना है, और वो वर्ड के मीनिंग भी बताती हैं उसमें, कैसे आपको सॉल्व करना है, आरसी क्या देखना है। बहुत अच्छी वीडियोस हैं, वो रोज सुबह आती हैं, मैंने वो फॉलो करा। देन आपको एक बारी समझ आने लग जाएंगे पैसेजेस के, ऐसे करते हैं, यही यही वोकैबलरी, एक सेम वोकैबलरी पे चलते हैं मोस्टली, वही हिंदू एडिटोरियल सेम होते हैं, थोड़े सेम वर्ड्स बार बार यूज होते हैं। तो उसके बाद आप खुद अपने आप से भी, इंग्लिश माध्यम एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप PDF रोज फ्री है वो रीड कर सकते हो। पहले आप मैम की वीडियोस देखकर थोड़ा बेस बना लो कि कैसे रीडिंग होती है, उसके बाद आप खुद सॉल्व करने लग जाओ, टाइम सेव होगा उससे, आपका वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी डेली। तो इंग्लिश माध्यम की PDF देखी थी फिर मैंने। इंग्लिश इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, अगर आपने अच्छे से टाइम दिया तो वो आपको रिजल्ट दे के जाता है। जैसे GK हम जितना मर्जी पढ़ते रहे नहीं रिजल्ट मिलता, कभी कभी हम मैथ्स और रीजनिंग भी नहीं परफॉर्म कर पाते उतना अच्छा प्रेशर में,
कोई गलती हो जाती है, बट आपके इंग्लिश आपको टाइम भी इनफ मिलता है, अगर आपने पढ़कर गए हो तो आप वो डिलीवर करके आते हो। तो और मेंस में भी सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश के है, लाइक 135 मार्क्स। तो रीडिंग को बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं क्योंकि वो बोरिंग भी है। आपको खुद दिमाग लगा के खुद इन्वॉल्व होकर रोज डेली रीड करना है। एंड कैलकुलेशन और रीडिंग ऐसी चीज़ है जिसको एसएससी के एस्पिरेंट्स बहुत इग्नोर करते हैं, बट ये आज की डेट में जैसे एसएससी का पैटर्न हो गया है, मेंस में इंग्लिश और अब सेक्शनल टाइमर, और इंग्लिश से आपको मार्क्स खींचने पड़ेंगे अब, क्योंकि सेक्शन जब हम मेंस में सेक्शन 1 देते हैं मैथ्स रीजनिंग, तो उसमें भी कई बच्चे लैग कर जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन कम रह गए उनको आते होते हैं बट परफॉर्म नहीं कर पाए। बट आपके आपके साथ ऐसा इंग्लिश में नहीं होगा। अगर आपने रीडिंग अच्छे से करी है तो आप आरसी सॉल्व कर पाओगे। आरसी, पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट सब में वोकैब प्लस रीडिंग का कॉम्बिनेशन होगा। तो रीडिंग पे बहुत फोकस रखो। ओके, तो 3 सब्जेक्ट हो गए हमारे। अभी जीके जीएस के बारे में थोड़ा और फटाफट से बताओ, क्योंकि जीके जीएस में आपको काफ़ी डर भी लगता था, है ना? आपका पढ़ने का मन नहीं करता था, और वास्ट सिलेबस है, और वही अनप्रेडिक्टेबल वाली कि पता नहीं क्या पूछेंगे क्या नहीं, तो वो उतना उसमें मज़ा नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं आता। कैसे करा आपने जीके जीएस? जीके में मुझे समझ आ गया था कि मैं नंबर ज़्यादा नहीं ले पाऊंगी, तो मैंने फिक्स कर लिया कि मैं लिमिटेड ही पढ़ूंगी और उसी में से नंबर निकालूंगी। जो मेन कोर सब्जेक्ट्स होते हैं अपने, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, इको और साइंस, मेरा मेन फोकस इसी पे था। और मतलब मैंने जीके को कम ही टाइम दिया, मतलब वैसे ज़्यादा टाइम दिया बट बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में मैंने कम टाइम दिया, क्योंकि मुझे पता था इसमें मैं नंबर नहीं ले पाऊंगी। तो मेरे को मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश से ही अपने नंबर खींचने हैं। जिसकी जीके ज़्यादा वीक है उसको अपनी बाकी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। पहले मैंने सिलेबस परमार एसएससी से पूरा उनका कोर्स कंप्लीट करा। नोट्स नहीं बनाए, सिर्फ वीडियोस देखने होंगे क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। पॉलिटी में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जैसे सिर्फ आर्टिकल लिख लिया और जो चीज़ बार बार याद नहीं हो रही सिर्फ उस पॉइंट को लिख लिया। जैसे एक आर्टिकल में 3-4 चीज़ें हैं बट अगर एक ही पॉइंट याद नहीं हो रहा, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है कि ये लोकसभा से पहले पास होता है कि राज्यसभा से, तो ऐसे सिर्फ शॉर्ट नोट्स बना लिए। हिस्ट्री को मैंने पहले परमार सर्स की वीडियो देखने से पहले एक अमित सेन गुप्ता की एक मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत अच्छी वीडियो है, उसमें उन्होंने बिल्कुल टाइमलाइन बताई है स्टोरी के फॉर्म में कि कैसे गांधीयन एरर आया। वो बहुत अच्छी वीडियो, उससे आपका एक बेस बन जाएगा कि पूरी स्टोरी के थ्रू आपको समझ आ जाएगा क्या हुआ कब हुआ। देन एंशियंट और मेडिवल तो जितना परमार सर ने करा उतना इनफ है। मॉडर्न में पहले वो वीडियो देख लो टाइमलाइन के लिए, देन परमार सर की वीडियो देख लो, मतलब उनका पूरा कोर्स जो है। देन जियोग्राफी को मैंने मैप्स के थ्रू बहुत करा था। मैंने उसमें विजुअली बहुत चीज़ें याद करने की कोशिश करी, जैसे कि रिवर सिस्टम है तो सिर्फ उसको पढ़ना नहीं है, उसके मैप्स की वो कहाँ से रिवर निकलती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है। जब मैप में मतलब मेरी लाइब्रेरी में एक साइड इंडियन मैप, पूरा इंडिया का मैप इस साइड चिपका होता था और दूसरी साइड पूरा जो विजुअल्स मैंने बना रखे थे मैप के प्रिंट आउट लेकर कि कहाँ कहाँ से ट्रिब्यूटरी निकल रही है, रिवर सिस्टम, माउंटेन पीक्स कौन सी कहाँ पर है, और मिनरल्स कौन से किस स्टेट में मिलते हैं, उन सब के मैप्स आप खुद अपने जैसे गूगल से भी मिल जाते हैं। तो वो मैंने सामने चिपका रखे थे, मैं ऐसे रटती नहीं थी उनको, रोज सुबह आके देख लिए सारे मैप्स को। तो जियोग्राफी मैंने मैप्स के थ्रू बहुत अच्छे से करी है। बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, रिवर सिस्टम्स, डैम्स, वाटरफॉल्स, इसके आप मतलब जियोग्राफी को जितना हो सके ऐसे विजुअली आप मैप्स बना के करोगे, माइंड मैप्स के थ्रू करोगे तो ज़्यादा अच्छे से होगी। पॉलिटी मैंने बता दिया, आर्टिकल्स के शॉर्ट नोट्स बनाए अपने हैंड रिटन। एक तो होता है कि सर ने कराया, बट जो आप बिल्कुल शॉर्ट, जो आपको नहीं आ रहा, जो आप बार बार भूल रहे हो, वही सिर्फ आपके पास एक लिमिटेड कंटेंट बचता है एग्जाम से पहले पढ़ने के लिए, यानी आप बार बार पूरी पूरी बुक उठा के पढ़ रहे हो। इको के लिए परमार सर का कंटेंट सफिशिएंट था। साइंस में परमार सर का कोर्स ही पूरा करा, और साइंस ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि पढ़नी चाहिए, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उसको नहीं पढ़नी चाहिए, बिकॉज अगर इन डेप्थ क्वेश्चन आया तो वो फिर मेजॉरिटी से नहीं होगा, मेजॉरिटी बच्चों से। तो इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जितना उन्होंने कोर्स में कराया है उतना ही इनफ है। उसके बाद मैंने मतलब क्या होता है कि जब हम कोर्स करते हैं वो बहुत लंबा चलता है, पहले का हम भूल जाते हैं, पिछले सब्जेक्ट्स की जो माइनर डिटेल्स होते हैं वो हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि 1 शॉट्स जो सर करवाते हैं हर सब्जेक्ट की 6-7 घंटे में कंप्लीट करा देते हैं। उसमें एक ही दिन मतलब मैं पूरा लेके बैठ जाती थी कि एक ही दिन इस पूरे सब्जेक्ट को ख़त्म कर देना है, और उसमें फिर शॉर्ट नोट्स, उसके भी शॉर्ट नोट्स बनाती थी कि उसमें अब मुझे कौन कौन सी चीज़ें पहले मैंने पढ़ी जो याद है वो नहीं लिखती थी, जो अभी भी याद नहीं हुई वो लिखती थी।
तो आप भी ऐसे कर सकते हो, पूरा-पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको याद नहीं हो रहा, आप उसको बार-बार लिखो ना। और जो तब भी याद नहीं होता था, जैसे वन शॉट्स भी देख लिए, पीवाईक्यू सीरीज़ मैंने 5 सर की आई थी, पीवाईक्यू सीरीज़ 5 वो मैंने देखी थी, जो तब भी याद नहीं होता था, वो मैं सामने चिपका लेती थी फिर जब तक वो नहीं मुझे याद होता, वो सामने चिपका रहेगा, कट करते थे, मतलब मैं पूरी लाइब्रेरी की सीट भरी हुई थी पेस्टिंग से, सामने वोकैब्युलरी है, जीके के कुछ नोट्स हैं, ऐसे लाइन्स हैं, तो ऐसे मैंने करा। जीके कुछ निट्टू वीडियोस मैंने 2-3 ही देखी थी, जिसमें सर ने ट्रिक थोड़ा बताया था, ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है, तो वो आपको समझ आ जाएगा कि सिमिलर ऑप्शंस को कैसे हटाना है। तो उसके लिए मैंने निट्टू की 2-3 वीडियो देखी थी, बट आपने अगर एक बारी कोर्स कर लिया और एक सीरीज़ अगर उन्होंने आपने फॉलो कर ली, वन शॉट फॉलो कर लिए, उसके बाद आप ये नहीं कि जितनी वीडियोस आती जा रही हैं, आप सारे जीके की देखते ही जा रहे हो। खुद से आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। एक बारी आपने वीडियो देख लिया, आपने उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, अपने नोट्स को ही बार-बार रिवाइज़ करो। नहीं हो रहा, दोबारा लिखो उन्हीं नोट्स को, लिख के प्रैक्टिस करो, मतलब दोस्तों से लाइब्रेरी में डिस्कस करके करो, ऐसे ही याद होगा। वो बार-बार वीडियोज़ देखने से, वीडियो खोल लियो, बार-बार वीडियो देखने से याद नहीं होगा कि उनकी बहुत सारी सीरीज़ आती रहती है कि वन शॉट, बम शॉट, फिर पता नहीं क्या-क्या आ रहा है। हाँ, तो वो हर सीरीज़ फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। माइंड मैप की एक अलग सीरीज़ है उनकी। एक बारी कर लिया तो वही सेम कंटेंट है, अब आपको रिवाइज़ करना है बार-बार। राइट। और मैं मेन फ़ोकस अपना कोर सब्जेक्ट्स पे रखती थी। स्टैटिक जीके हमें पता है कि मेंस में नहीं पूछ रहा है एसएससी, तो मैंने नहीं करी थी ज़्यादा उस पे फ़ोकस। एक बारी ऊपर से देख लिया था बस उनकी वीडियोज़ कोर्स में जो थी, बाकी मैंने ज़्यादा उसको रिवीजन नहीं करी। और करंट अफ़ेयर्स भी मेरे को पता है मैं भूल जाऊँगी करंट अफ़ेयर, जितना मर्ज़ी अभी कर लो, 1 साल के कर लो। 1 साल डेली, मंथली, वीकली करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लास्ट में इतना सारा कंटेंट होता है कि हम भूल जाते हैं। तो मैंने उसके लिए पहले मैंने बाकी सब्जेक्ट्स को सिक्योर कर रखा था कि अब मुझे इसमें रिवीजन की ज़रूरत ना हो। लास्ट में 1 वीक है, तो बस लास्ट के 1 वीक में मैथ्स की जो आपने शॉर्ट नोटबुक बनाई थी, शॉर्ट फ़ॉर्मूलाज़ नोटबुक, वो रिवाइज़ करी। वीकली भी इनको साथ-साथ करते गए। लास्ट टाइम पे जब हम मॉक्स देते हैं, तो वीकली भी यही रिवाइज़ करा और एग्ज़ाम से पहले भी यही करा। अपनी सिली मिस्टेक्स देख ली मैथ्स में। रीज़निंग में भी जो पैटर्न आप बार-बार भूल रहे हो, एनालॉजी वगैरह में, वो रिवाइज़ कर लिए। जीके में जो आपने और बिल्कुल एंड तक आते-आते जो शॉर्ट नोट्स बनाए, जो बार-बार याद नहीं हो रहे, वो कर लिए। इंग्लिश में ग्रामर हमें याद हो जाती है एंड तक। वोकैब होती है, जो कुछ वर्ड्स नहीं याद हो रहे होते, स्पेलिंग्स होती हैं थोड़ी कन्फ्यूज़िंग, वो लास्ट टाइम पे कर ली। एंड मैं क्या बता रही थी, एंड करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा-सा टाइम लास्ट में निकाल लिया। लास्ट वीक में ही मैंने करा था, उसे सिर्फ़ 1 वीक दिया। और जीवी मूवर की एक सीरीज़ थी करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज़ की, तो मुझे पता था एसएससी क्या पूछ रहा है, बार-बार स्पेस मिशंस पूछ रहे हैं। तो जो एसएससी रिपीटेडली करंट अफेयर्स में पूछ रहा है पिछले एग्ज़ाम्स में, सिर्फ़ वही-वही टॉपिक वाइज़ मैंने करंट अफेयर्स करे थे। तो मेरे को मतलब इतना पता था कि मुझे जीके से सिर्फ़ एक एवरेज स्कोर लेके जाना है, जितना हर कोई बच्चा कर लेगा, मुझे उस लेवल पे आना है, मुझे उसमें नहीं अपने नंबर खींचने, क्योंकि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, टाइम ज़्यादा देके हमें नंबर कम मिलते हैं। राइट। और मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी इतना सारा कंटेंट याद रखने में, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद ही बनानी होगी। अगर आप पहले से जीके में अच्छे हो, तो आप हो सकता है आप उसे और अच्छा करोगे, बट एसएससी में जीके अनप्रेडिक्टेबल है, तो राइट। आपको एक लिमिटेड कंटेंट पे ही आना पड़ेगा। ओके। अभी जैसे इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि करंट अफ़ेयर बहुत सारे बच्चे डेली देखते हैं, है ना? लाइव जो करंट अफ़ेयर टीचर पढ़ा देते हैं, सुबह 5 बजे जो क्लास आती है किसी की, वो है? बिल्कुल भी नहीं हाँ, करनी वो है। बिल्कुल नहीं करना भाई। 1 घंटे लाइव बैठ के करंट अफ़ेयर देख रहे हो आप, इतना इम्पोर्टेंट टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, उसमें क्या ही आ जाए, करंट अफ़ेयर से 3 क्वेश्चन आ जाएँगे पूरे, उसमें नहीं, 4 आ जाएँगे। करंट अफेयर्स बहुत हाँ, डाइवर्स है वो हाँ। भी। अगर ज़्यादा क्वेश्चन आ भी और गए तो बट टाइम मोस्टली कितना जा रहा है और वो तुम्हें याद भी नहीं रहेगा और हुँ, नोट कर रहे हो भाई, वो बिल्कुल नहीं करना है। अब इसी कड़ी में जैसे और गलतियों की मैं बात करूँ, ये तो हमने बात कर ली कि भाई क्या करना है। अब कुछ ऐसी मेजर मिस्टेक्स आप बताना चाहोगे भाई, ये गलतियाँ तो भूल के भी नहीं करनी, या आपकी तैयारी के दौरान आपने भी करी हो, या फिर आपने ऑब्जर्व करा हो कि भाई एस्पिरेंट्स ऐसी गलतियाँ कर रहे होते हैं। तो बिगिनर्स बच्चों को या फिर जो तैयारी में फँसे हैं, 1-2 साल हो गई नहीं हो रहा है, तो क्या कौन-सी गलतियाँ हैं उनसे बचना चाहिए कि भाई ये गलतियों से दूर रहो, तो आप सिलेक्शन ले पाओगे? मेजर 1, 2, 4, 5 जो भी आपको पता हो? पहली गलती तो ये है कि हमें बार-बार टीचर स्विच नहीं करने। हुँ, टीचर पे भी भरोसा रखना और अपने पे भी भरोसा रखना है कि अगर हम उसी सेम कंटेंट को पढ़ते रहेंगे तो हमारा हो जाएगा। हुँ, दूसरी गलती, हमें हर दूसरे दिन स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखनी। मॉक में स्कोर कम आ रहा है, बच्चा स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हैं। नहीं समझ आ रहा, याद नहीं आ रहा, हर चीज़ के लिए दोबारा-दोबारा अलग-अलग टॉपर्स की स्ट्रैटेजी वीडियो हाँ, देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस स्ट्रैटेजी में कुछ ऐसा नया बता देगा हाँ, जिससे कि मुझे वोकैब याद हो जाएगी, जिससे कि मेरी मैथ्स में कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। आपने जो स्ट्रैटेजी वीडियो देखी, उसमें जो आपको ठीक लगा, आपने उसमें कितने दिन इम्प्लीमेंट करा? अब वो भी तो देखो, बार-बार अलग-अलग स्ट्रैटेजी वीडियो देखने से इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, खुद पे हुँ, काम करना पड़ेगा। राइट।
और जैसे कि मैंने बताया कि मैं लाइब्रेरी जाती थी, तो मैं वहाँ पे फ़ोन नहीं लेके जाती थी लाइब्रेरी में। मतलब मेरा एक टाइम फ़िक्स था कि मैं 9 बजे लाइब्रेरी पहुँच जाती थी और रात के 9 बजे निकलती थी। तो मैं 9 से 9 बजे लाइक इसे एक ऑफ़िस ड्यूटी की तरह समझती थी कि मेरा काम है जाना। जैसे मुझे सैलरी मिल रही है, जैसे हमें पता है कि ऑफ़िस जाना है, वैसे ही मैं इसे लेके चलती कि 9 से 9 मुझे 12 घंटे की ड्यूटी देने जाना है। 9 बजे मैं एग्ज़ैक्ट सीट पे होती थी और उस 12 घंटे में से प्रोडक्टिव आवर 9-10 घंटे निकलते थे। तो मैं फ़ोन नहीं लेके जाती ताकि मेरे आँखों के सामने ना फ़ोन हो, ना डिस्ट्रैक्शन हो। अच्छा, आपने जैसे फ़ोन यूज़ ही नहीं करा तैयारी के दौरान? नहीं, मतलब कुछ अगर देखना होता था तो घर पे जाके देख लिया ना। 10 से 11 टाइम है, अब 10 बजे तक घर पहुँच गए, 10 से 11 कुछ टाइम है तो देख लिया जो भी हमें कंटेंट चाहिए। टेलीग्राम पे कुछ इम्पोर्टेंट भी है कंटेंट, स्टडी मटेरियल है, वो मैं पहले ही तैयार करके जाती थी कि मैंने ऑलरेडी मतलब देख लिया जो मुझे देखना है। इंस्टाग्राम वगैरह ये सोशल मीडिया? कुछ नहीं, अनइंस्टॉल था। तो जो इम्पोर्टेंट रील्स आती हैं इंस्टाग्राम पे स्ट्रेटजी वाली वो तो कुछ इम्पोर्टेंट आती नहीं। अच्छा। जो अगर आपको किसी की कोई हेल्प भी चाहिए, कोई स्ट्रैटेजी देखनी है भी, तो मैं वो रात में जाके देखती थी घर पे। तो 1 घंटा इंस्टाग्राम पर तो बहुत सारे टॉपर्स के इंस्टाग्राम 5-5 लाख अनइंस्टॉल फॉलोवर हैं। नहीं, इंस्टाग्राम तो अनइंस्टॉल कर रखा था। टेलीग्राम पे जो कुछ इम्पोर्टेंट आता था वो मैं रात में देख लेती थी। बट लाइब्रेरी में मेरे पास फ़ोन नहीं होता था। अगर मुझे घर पे कुछ इम्पोर्टेंट कॉल भी करना है, तो मैं फ्रेंड का लेके फ़ोन यूज़ करके कॉल करती थी। अगर मुझे कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए होता था तो मैं पहले ही रात में उसे शेयर करके अपने लैपटॉप में ऑन कर लेती थी यूट्यूब पे कि मुझे नेक्स्ट डे ये वीडियोज़ देखनी है। तो मुझे पता होता था नेक्स्ट डे कि मुझे सोशल मीडिया पे लाइक यूट्यूब पे भी अगर मुझे कोई स्टडी मटेरियल देखना है तो यही देखना है, टैब्स ऑलरेडी खुली हुई हैं। बच्चे क्या करते हैं, एक यूट्यूब वीडियो पढ़ने के लिए खोलते हैं, नीचे 10 वीडियो आई होती है वो उस पे चले जाते हैं। तो इसलिए आपको खुद वेज़ निकालने पड़ेंगे अपने। मुझे पता था मेरे को अगर मैं बैठ जाऊँगी तो मेरे 2-3 घंटे कहाँ चले जाएँगे सोशल मीडिया पे, मुझे नहीं पता। इसलिए मैंने उसके खुद के वेज़ निकालते, मैं लाइब्रेरी नहीं लेके गई। ऑलरेडी जो स्टडी मटेरियल था वो फिक्स करके जाती थी कि ऑनलाइन मुझे इतना ही देखना है, इतनी वीडियोज़ देखना है। ये नहीं मैं वीडियोज़ ही देखती जा रही हूँ। एक टॉपिक पढ़ रही हूँ, एक सर की देख ली, दूसरे, तीसरे सर की, ऐसे नहीं करना है। एक सर का जो फिक्स करके गई हूँ, ये पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है। ओके। अभी जैसे बहुत सारे बच्चों का मोटिवेशन ही नहीं बनता कि भाई कैसे 8 घंटे 10 घंटे डेली पढ़ रहे हैं। तो आपके साथ है कैसे, क्योंकि सोशल मीडिया भी आपने छोड़ रखा है ना, सोशल लाइफ जो आपकी है वो उसको भी आपने कम करा होगा, जैसे फ्रेंड्स हो गए उनके साथ जाना, पार्टी करना, घूमना, ये सब भी कम करनी पड़ेंगी। तो कैसे मोटिवेशन आ रहा है कि भाई मुझे 8 घंटे 10 घंटे डेली पढ़ना ही है? और भाई पढ़ाई हर किसी को अच्छी नहीं लगती भाई, बोरिंग ही होती है, तो है ना। बट कहाँ से आ रहा था इंस्पिरेशन नहीं कि भाई मुझे पढ़ना है? मैंने फ़िक्स कर रखा था कि मुझे हफ़्ते में 6 दिन ही पढ़ना है, 7 दिन नहीं पढ़ना। मैंने अपने लिए एक ब्रेक डे फ़िक्स कर रखा था कि जो जो भी मुझे करना होगा, मुझे दोस्तों से मिलना है, मुझे कहीं भी घूमने जाना है या सोशल मीडिया पे भी टाइम देना, तो वो मेरा 1 दिन फ़िक्स है। उसी दिन मेरी छुट्टी, मतलब मैं उसको ऐसे लेती थी ना ऑफ़िस की तरह कि 1 दिन छुट्टी है। रिवॉर्ड के बाकी 6 दिन पढ़ रिवॉर्ड, लिया। हाँ, कि 6 दिन मेरे को अच्छे से 10 घंटे देने हैं। अगर मैंने मतलब 10 घंटे में इतने-इतने टारगेट कंप्लीट करने हैं। अगर मैंने कंप्लीट करे तभी मैं वो 1 दिन की छुट्टी ले पाऊँगी, नहीं तो मुझे वो बचे हुए टारगेट उस 1 दिन में करने पड़ेंगे कंप्लीट। तो मेरी यही मोटिवेशन रहती थी कि मॉक्स में भी अच्छा स्कोर आए, कि वीकली जो मॉक्स होते थे उसमें मैं पोजीशन पता चलती थी। तो मैं अपने आप से ही कम्पीट करती थी कि मेरे अभी 90 परसेंटाइल आए हैं तो नेक्स्ट मॉक में नेक्स्ट वीक मेरा 92, 93 ऐसे परसेंटाइल, 1 परसेंटाइल भी इंक्रीज़ होना चाहिए। तो वही मेरी मोटिवेशन होती थी कि पढ़ाई में मतलब हमें खुद ही ढूँढना पड़ेगा। बोरिंग है, सबके लिए बोरिंग है, बट अगर आप उसको अच्छे से करते जाओगे, अपनी इम्प्रूवमेंट देखोगे तो आपको भी मन लगेगा उसमें। जब आप अपनी इम्प्रूवमेंट देखते हो ना कि आपके नंबर बढ़ रहे हैं, आपको रिजल्ट मिल रहा है पढ़ने से, तो आपको मन खुद करेगा। और लाइब्रेरी में भी बच्चे जाते हैं बट तब भी वहाँ पे ग्रुप्स में बातें चलती रहती हैं। फिर वो कहते हैं नंबर नहीं आ रहे, और पता नहीं कौन-कौन से टॉपिक्स पे बातें होती है कि लो स्कोर आ रहा है, बट तुम पूरे दिन यही बातें करे जा रहे हो कि हम तो पढ़ रहे हैं बट तब भी नंबर नहीं आ रहे। एसएससी ने आज ये कर दिया, एसएससी ये कर रही है, एसएससी को तो बुरा बोल इधर-उधर रहे की हैं। बातों से बचना बहुत है। बातें जैसे प्रोटेस्ट हो रहा है, ये एसएससी ने ये गलत कर दिया। आप ये नहीं देख रहे कि अगर 15,000 वैकेंसी आई हैं तो इस साल चाहे जो मर्ज़ी हो, चाहे एसएससी जितना भी गलत हो, पर वो 15,000 बच्चे को मिलेगी। कोई ना कोई तो वो 15,000 बच्चे भी होंगे जिनको वो जॉब मिलेगी। 10,000 तो जेन्युइन होंगे, 5 चलो सीट बिक जाएंगी, पेपर लीक हो 10 तो जाएगा। होंगे, हाँ। आपको तो एक ही सीट चाहिए। हाँ, तो वही चीज है। अभी जैसे हमने सारी बातें कर ली लगभग, है ना, लास्ट में कुछ छूट रहा हो या फिर आपको लगता है ये बात भी पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के पास, या फिर जो बच्चे आपको देख रहे हैं, आपसे मोटिवेट हो रहे हैं, आपकी जर्नी से ना कि मुझे भी इनकी तरह एएसओ बनना है, तो लास्ट में ओवरऑल क्या मैसेज दोगे आप? चाहे वो स्ट्रेटजी पर्सपेक्टिव से कुछ छूट गया हो, मोटिवेशन, कुछ भी, लास्ट में क्या संदेश होंगे आपके? कंसिस्टेंसी प्लस सेल्फ बिलीफ आपको
इस रेस में विनर बना सकता है। प्लस मैं थोड़ा कान्हा जी में भी विश्वास रखती हूँ। मुझे ये विश्वास है अपने ऊपर कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो भगवान भी कहीं न कहीं देख रहा है, मेरी मेहनत खराब नहीं जाएगी। जो लोग हिम्मत तोड़ देते हैं, गिव अप करने की सोचते हैं लो स्कोर के बाद, मैं ये मैसेज उन्हीं के लिए देना चाहूँगी कि आप करते रहो। आप हर दिन 1% भी अगर बेटर कर रहे हो और अपना आप 100% दे रहे हो, तो कहीं न कहीं भगवान भी देख रहा है आपकी मेहनत, तो उसका रिज़ल्ट पक्का मिलेगा ही आपको। तो अपने ऊपर विश्वास रखो, भगवान के ऊपर विश्वास रखो और कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहो। ओके। नॉट गिव अप इज़ नॉट एन ऑप्शन। ओके, चलिए थैंक यू सो मच। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। साथियों, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस पॉडकास्ट से। जिस तरीके से बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी आप सभी लोगों के सामने रखी, क्या करना है क्या नहीं करना, पूरा स्ट्रेटजी सब कुछ। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक इस पॉडकास्ट को आपने देखा है तो आपको बहुत सारे इनपुट मिले होंगे तैयारी को लेकर, जो आपकी जर्नी में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। बाकी मैं आपको लास्ट में भी बोलूँगा कि हमने फ्री मेंटरशिप का एक इनिशिएटिव लिया है, तो आप टॉपर बेंच एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देखोगे तो हमने पूरा सिस्टम बनाया है कि कैसे आपको तैयारी करनी है, पूरा डेली टारगेट्स और सारा कुछ, मोटिवेशन, स्ट्रेटजी सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ तक पॉडकास्ट देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।